बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर जुमेरात की रात गांव में एक नकाब पोश आता और कंवारी लड़कियों से ज़बरदस्ती करके फरार हो जाता। गांव वाले सब डर के मारे सहमे हुए थे। पिछली बार हमसायों की बेटी से वो ज़बरदस्ती कर गया था। आज जुमेरात थी तो अम्मा ने मुझे हमसायों के घर सला दिया। अम्मा को डर था कि कहीं आज रात वो हमारे घर ना आ जाए। आधी रात को वही नकाब पोश हमसायों के घर आया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने इसका नकाब हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो जुमा का दिन था। मैं बरामदे में चारपाई पर बैठे सब्जी काट रही थी। अम्मा घर से बाहर गई हुई थी, जबकि भाई और अब्बा मार्केट गए हुए थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि अम्मा बखलाई बखलाई सी घर आई। इसने बुर्का उतार कर चारपाई पर रखा और चारपाई पर बैठकर यूं लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे दौड़ती घर आई हो। मैंने जल्दी से गिलास में पानी भरकर अम्मा को दिया। अम्मा ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। मैंने इसे गिलास लेते हुए मजाक में कहा, अम्मा खैर तो है? क्या गांव का कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया था? जो यूं भागती हुई आई हो। अम्मा का सांस बेहाल हुआ तो कहने लगी, बेटी कुछ ना पूछो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है, लोग तो दरिंदे बन गए हैं। अम्मा ने कानों को हाथ लगाया तो मुझे उलझन सी हुई। पता नहीं वो किस हवाले से बात कर रही थी। मैंने झंझला कर कहा, अम्मा पूरी बात बताएं, हुआ क्या है? वो कौन है जो दरिंदा बन गया है? फिर अम्मा ने जो कुछ बताया, इसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली। काफी देर तो मैं यूं साकत बैठी रही, जैसे किसी जादूगर ने जादू की छड़ी बनाकर मुझे बुत बना दिया हो, क्योंकि खबर ही ऐसी खौफनाक थी कि मैं दहल सी गई थी। हमारे गांव में बहुत से घरों में कंवारी लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी थी। कुछ लड़कियों के रिश्ते हो चुके थे, लेकिन कुछ के अभी तक नहीं हुए थे। इन लड़कियों में मैं भी शामिल थी। मेरा भी अभी तक रिश्ता नहीं हुआ था। हमारे गांव में चाचा मदस्सर रहता था। इसकी बेटी किरण का रिश्ता इसके कजन के साथ तय पा चुका था और 4 महीने के बाद इसकी शादी थी। लेकिन गुज़ाश्ती रात, ऐन इस वक्त जब वो रात को रफा हाजत के बाद अपने कमरे में जा रही थी, तो किसी ने ज़बरदस्ती इसके कमरे में घुसकर इसकी इज्जत लूट ली थी और फिर वो लड़का फरार हो गया था। किरण के मुताबिक इसने लड़के का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि इसने नकाब किया हुआ था और इसके पास पिस्तौल था। मैंने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन अपनी इज्जत ना बचा सकी। किरण के साथ की गई ज़बरदस्ती की खबर पूरे गाँव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और हर कोई अफसोस कर रहा था, और पुलिस ने ज़बरदस्ती करने वाले नामालूम लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी थी। जब अब्बा और भाई घर आए और इन्हें ये खबर मिली तो इन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। इज्जत चाहे दुश्मन की बेटी की हो या किसी और की, इज्जत इज्जत ही होती है। मेरे दिल से इस वक्त इस मर्द के लिए बददुआएं निकली थी, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। किरण ने खुदकशी करने की कोशिश की थी, लेकिन बर वक्त हस्पताल ले जाने की वजह से इसकी जान बच गई थी। मेरे घर वाले मुझे सख्ती से ताकीद करते थे कि तुमने अकेले घर से बाहर नहीं जाना। कहीं भी जाना हो तो भाई या अब्बा के साथ चले जाना और इनके साथ ही वापस घर आना। हमारा घर गांव में था। हम 2 बहन भाई थे। भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। वो हाल ही में सऊदी अरब से छुट्टियां गुजारने आया था। इसे 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। वो सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में काम करता था और साल में 1.5-2 महीने की छुट्टियां लेकर घर आता था। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं कि शहर में किसी कंपनी में नौकरी करता। अब्बा ने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर इसे सऊदी अरब भेज दिया था और वो वहाँ सेटल हो गया था, और इसने घर पैसे बाकायदगी से बेचने शुरू कर दिए थे। भाई का अभी कहीं भी रिश्ता नहीं हुआ था। किरण के साथ होने वाले वाक़े की वजह से गाँव की फ़ज़ा में खौफ व हरास फैल गया था। 5-6 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ज़बरदस्ती करने वाले को पकड़ नहीं सकी थी और ना ही ये पता चला था कि वो कौन था। पुलिस के मुताबिक ज़बरदस्ती करने वाले का तल्लुक गाँव से ही था। जैसा हुलिया किरण ने पुलिस को बताया था, इसके मुताबिक पुलिस इस लड़के को तलाश कर रही थी। एक दिन मुझे अपनी सहेली आसमा से ज़रूरी काम पड़ गया था। घर पर ना अब्बा था और ना ही भाई। मेरी अम्मा मुझे अकेली जाने नहीं दे रही थी, लेकिन मैं जिद करके आसमा के घर चली गई। जब मैं वहाँ से वापस घर आई तो अब्बा और भाई ने मुझे खूब डांटा। अगर अम्मा बीच में ना पड़ती तो भाई मुझे मारने पर तुल गया था। मैंने भाई से माफ़ी मांगी कि आइंदा मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि पता चला कि किरण के मंगेतर ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया था और किरण का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे भी इसका रिश्ता टूटने का बहुत दुख और अफसोस हुआ था। इसके साथ जो कुछ भी हुआ था, इसमें इसका तो बिल्कुल भी कसूर नहीं था, लेकिन इसके मंगेतर को कौन समझाए कि वो समझ पाता। अगला जुमा आया तो एक और खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि गांव के चाचा बशीर की बेटी समरीन से रात को किसी नकाबपोश लड़के ने ज़बरदस्ती की थी। बशीर एक बूढ़ा आदमी था और इसकी एक ही बेटी थी।
جس کی عمر 16 سال تھی۔ سمرین کے بیان کے مطابق وہ رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں زبردستی کوئی گھس آیا تھا۔ اس نے شور مچانا چاہا لیکن اس نقاب پوش لڑکے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چیخ نہ پائی اور وہ اس کی عزت لوٹ کر فرار ہو گیا۔ اب تو گاؤں میں پہلے سے بھی زیادہ خوف و ہراس اور دہشت پھیل چکی تھی۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جو نقاب پہن کر ہر جمعرات کو کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر کے فرار ہو جاتا تھا۔ پولیس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے سبھی مرد اس نقاب پوش لڑکے کی تلاش کر رہے تھے۔ میرا بھائی بھی ان کے ساتھ پیش تھا۔ اگلے دن گاؤں کے چودھری نے سب بڑوں کو اپنے ڈیرے پر بلا لیا اور سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ نقاب پوش لڑکے کو کیسے تلاش کیا جائے اور کیسے عشق کے شر سے اپنی بیٹیوں کو بچایا جائے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ گاؤں کے نوجوان راتوں کو جاگ کر پہرا دیں گے اور جو بھی مشکوک شخص دکھائی دے گا اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ اس تجویز پر فوری طور پر عمل شروع کر دیا گیا۔ میرا بھائی بھی راتوں کو جاگ کر پہرا دیتا تھا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ نقاب پوش لڑکا تو نہ پکڑا گیا، البتہ خوف میں کچھ کمی ضرور ہوئی۔ اب لوگ مطمئن ہو گئے تھے کہ نوجوانوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ نقاب پوش درندہ دوبارہ کسی کنواری لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکے گا، اور اگر اس نے کوشش کی تو وہ پکڑا جائے گا۔ ہم سب بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ پکڑا جائے اور اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ جمعرات آئی تو نوجوانوں کا پہرا مزید سخت ہو گیا۔ اس جمعرات کو میں بھی ساری رات جاگتی رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ابا اور اماں صحن میں سو رہے تھے۔ وہ درندہ صرف نقاب پوش ہمیشہ جمعرات کو ہی لڑکیوں کو اپنا ٹارگٹ کرتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور کمرے میں حبس ہو گیا تھا۔ پنکھا چلنے کے باوجود میں ساری رات پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو جو خبر میرے کانوں تک پہنچی وہ سن کر ہی ہم سب دہل گئے۔ اس رات کو گاؤں کی ایک اور لڑکی نقاب پوش کی درندگی کا شکار ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے کہ آخر وہ درندہ کیسے کڑے پہرے میں لڑکی کے گھر پہنچا تھا۔ میری اماں بھی میری طرف سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جلدی سے میرا کوئی رشتہ آ جائے اور میں رخصت ہو کر چلی جاؤں۔ پریشان تو میں بھی تھی، لیکن پریشان ہونے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اب اماں ہر وقت میرے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھی۔ اگر جاتی تھی تو گھر پر ابا ضرور ہوتا تھا۔ میں اب راتوں کو صحن میں گھر والوں کے ساتھ سونے کی بجائے کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں حبس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ گھر پر ابا اور بھائی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وہ نقاب پوش درندہ ہمارے گھر آنے کی کبھی جرت نہیں کرے گا، لیکن اماں میری بات نہیں مانتی تھی۔ یہاں کے گاؤں کی لڑکیاں بھی اب صحنوں میں سونے کی بجائے کمروں میں سونا شروع ہو گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہی تھی اور بھائی کی چھٹیاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ جب بھائی سعودی عرب واپس چلے جائیں گے تو تب تم کیا کرو گی؟ میں نے بات کیا کر دی تھی، اماں کو تو پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب تک تیری بہن کی شادی نہیں ہو جاتی تم نوکری چھوڑ دو۔ لیکن بھائی باضد تھا، کہتا تھا کہ اگر میں نے نوکری چھوڑ دی تو پھر دوسری نوکری نہیں ملنی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ درندہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ بھائی کی تسلی کے باوجود اماں کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے جیسے جمعرات قریب آتی جاتی تھی گاؤں کی فضا میں خوف چھاتا جاتا تھا۔ سب ہی پریشان ہوتے تھے کہ اب نہ جانے وہ درندہ کس لڑکی کا شکار کرتا ہے۔ پھر جمعرات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز پتہ چلا کہ نقاب پوش درندے نے کسی لڑکی کا شکار نہیں کیا، شاید پہرا سخت ہو گیا تھا یا اس درندے کو خوف آ گیا تھا۔ بہرحال گاؤں کے سب لوگوں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ لیکن شام کو جب پتہ چلا کہ ہمارے قریبی ہمسائے کی لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ گاؤں میں شور مچ گیا تھا۔ گاؤں کا چودھری بھی آ گیا تھا۔ اس نے درندگی کا نشانہ بننے والی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عزتوں کے لٹیرے کو پکڑ نہیں لوں گا۔ میں بھی سب کی طرح حیران تھی اور خوش تھی کہ اس جمعرات کو کسی لڑکی کی عزت نہیں لوٹی، لیکن اس خبر کے بعد ساری خوشی خوف میں بدل گئی تھی۔ اب تو قریبی ہمسائے کی لڑکی نشانہ بنی تھی، اس لیے دوسری عورتوں کی طرح اماں بھی خوفزدہ تھی۔ پولیس بھی چکرا چکی تھی۔ ایسے واقعات پولیس پر سوالیہ نشان بن گئے تھے۔ گاؤں کے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس بھی نقاب پوش لڑکے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے پکڑ نہیں پا رہی۔ ایک صبح ہم گھر میں موجود تھے کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ وہ نوجوان سا آدمی تھا۔ بھائی نے اسے دیکھا تو فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ بھائی کا خیال تھا کہ مجھے وہ فقیر مشکوک لگا تھا، شاید یہی وہ درندہ ہے جو گھروں میں جا کر بھیک مانگتا ہے اور بھیک مانگنے کے بہانے دیکھ لیتا ہے کہ کس گھر میں کتنی کنواری لڑکیاں ہیں۔
पुलिस ने फौरन इस फकीर को पकड़ लिया और मार मार कर इसका बुरा हाल कर दिया। वो बेचारा मिन्नतें तरले करते रहा कि मैं फकीर हूँ, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी। इस हवाले से मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि वो फकीर वाकया बेकसूर था। वो दूसरे गांव में रहता था। नफ्सियाती तौर पर वो पागल था और भीख मांग कर गुजारा करता था। चौधरी के कहने पर पुलिस ने इसे रहा कर दिया था। अब्बा भाई से नाराज हुआ था कि बगैर तस्दीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली जुमेरात करीब आ रही थी। गांव के लोगों ने अपनी बेटियों को छुरे दे दिए थे कि अगर वो दरिंदा नकाबपोश इनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो बेशक इसे छुरा मार देना। मुझे भी अम्मा ने एक छुरा लाकर दिया था जिसे मैं हर वक्त अपने पास रखती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर नकाबपोश दरिंदे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एक दिन अम्मा करीबी दुकान से चीनी लेने गई हुई थी। वापस आई तो वो नई खबर लाई थी। इसने बताया कि एक घर के बाहर एक सूट और एक नकाब मिला है। ये वो नकाब था जिसे वो दरिंदा पहनता था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वो नकाब अपनी तहवील में ले लिया था और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस दर्जी की तलाश भी शुरू कर दी थी जिसने वो सूट सिया था। पुलिस ने एक एक दर्जी को दिखाया था, लेकिन सब दर्जियों ने इनकार कर दिया था कि वह सूट इनमें से किसी ने नहीं सिया। अलबत्ते एक दर्जी ने कहा था कि ये सूट मैंने सिया था। किसने सिलवाया ये मुझे याद नहीं आ रहा। सूट के ऊपर दर्जी की दुकान का नाम लगा हुआ था, इसलिए वो पहचान गया था। वो दर्जी शहर में काम करता था। पुलिस ने इसे कहा कि वो जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करे कि वह सूट किसने इससे सिलवाया था, क्योंकि सूट के जरिए वो दरिंदे तक पहुंच सकेंगे। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि दर्जी को याद आ जाए ताकि वो दरिंदा कैफरे करदार तक पहुंच जाए, ताकि गांव के सब लोग सुख का चैन ले सकें। 2-3 दिन गुजर गए लेकिन इस दर्जी को याद ना आया। अलबत्ते जुमेरात आ गई। पता नहीं इस रात कौन सी लड़की दरिंदे का निशाना बनने वाली थी। फिर अगले दिन पता चला कि मेरी कज़न के साथ दरिंदे ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। कज़न ने बताया था कि वो रात को अपने कमरे में सो रही थी। वो दरिंदा रात के किसी पहर कमरे में घुस आया था। इसने मज़ाहमत करते हुए इस दरिंदे को छुरा मारा था, लेकिन छुरा इसे नहीं लगा था। बलाखिर वो नाकाम होकर फरार हो गया था और यूं इसकी इज्जत बच गई थी। पुलिस भी इतला मिलते ही फौरन इसके घर पहुंच गई थी और नकाबपोश का हुलिया पूछा। इसने बताया कि वो रात के अंधेरे की वजह से इसका हुलिया नहीं देख सकी थी। वो नकाब में था और इसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। अम्मा तो इसे बददुआएं देते न थकती थी। खुदा गर्क करे, ऐ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करते हुए इसे खुदा का खौफ भी नहीं आता। अगर इसकी अपनी सगी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो इसे समझ आ जाएगी। या अल्लाह इसे जल्द पकड़वा दे। जैसे ही अगली जुमेरात आई तो अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम हमसाई के घर चली जाओ। वो घर काफ़ी मजबूत और पक्का बना हुआ है। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस जुमेरात को वो दरिंदा हमारे घर आएगा। अम्मा की बात ने मुझे भी खौफ में मुब्तला कर दिया था, लेकिन मैंने कहा अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हमारे घर में अब्बा और भाई मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में वो दरिंदा कैसे आ सकता है। लेकिन अम्मा ना मानी और बेजिद रही कि मैं हमसाई के घर चली जाऊं। आखिरकार मुझे अम्मा की बात मानना पड़ी। हमसाई की 2 बेटियां थी, एक शादीशुदा थी जबकि दूसरी कंवारी थी। वो मेरी हिम्मत थी। इसका नाम अतिया था। घर में सिर्फ मियाँ बीवी और अतिया ही रहते थे। इनका एक बेटा था जो कमाने के लिए दुबई गया हुआ था। अम्मी मुझे छोड़ने साथ गई थी। मुझे छोड़कर वापस घर चली गई। वो हमसाई बहुत अच्छी औरत थी। इसने मुझे तसल्ली दी कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं अतिया के साथ इसके कमरे में सोने के लिए चली गई। अतिया तो सो गई लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी मुझे दूसरों के घर में बहुत कम नींद आती थी। मैं मुसलसल जागती रही थी। मैं अपना चुरा लाना भूल गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरी समात एक आवाज़ पड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई घर की दीवार कूदा हो। मेरे कान खड़े हो गए और मैं चकन्नी हो गई। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन दोबारा कोई आवाज़ सुनाई न दी। पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं उठकर बाहर आ गई। अतिया के वालिदैन सेहन में सो रहे थे और पंखा चल रहा था। मैं चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर मैं मुड़कर कमरे की तरफ बढ़ी। मैं कमरे में दाखिल होने लगी थी कि अचानक एकदम पीछे छुपा कोई साया बिजली जैसी तेजी से मुझ पर झपटा था। इससे पहले कि मेरे मुंह से चीख निकलती, इस साये ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी चीख मेरे हलक में ही दब गई। मैं समझ गई थी कि ये वही नकाबपोश दरिंदा है जो कंवारी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है। मैंने मज़ाहमत की लेकिन मैं इसकी गिरफ्त से ना निकल सकी और वो मुझे घसीटता हुआ अतिया वाले कमरे में ले जाने के बजाय दूसरे कमरे में ले गया और मुझे बिस्तर पर ज़ोर से फेंक दिया। अगले ही पल वो मुझ पर चपटा और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मेरा हाथ इसके नकाब पर पड़ा तो मैंने इसका नकाब खींच लिया। इसका नकाब क्या उतरा था कि मैं इसे देखकर दंग रह गई थी और वो मुझे देखकर दंग रह गया था। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठ खड़ी हुई और हैरत सदमे की कैफियत में इसे देखने लगी।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस दरिंदे की तलाश में गांव के लोग और पुलिस चकराते फिर रहे थे वो तो मेरे अपने ही घर में मौजूद था। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात थे। मैं हकलाई, भाई तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ही वो दरिंदे हो जिसने गांव वालों की नींदें हराम की हुई हैं। तुम्हारी वजह से लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने दरमियान में ही इसकी बात काट दी। अच्छा, तुम इसे गलती कह रहे हो? ये गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत है। तुमने जितनी भी लड़कियों की ज़िंदगी ही बर्बाद की है, तुम्हें इनकी बद्दुआएं खा जाएंगी। मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे तुमसे घिन आ रही है, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। मैं चीख कर कहना चाहती थी लेकिन हमसाये के घर में मौजूद थे, इसलिए मैंने धीमी आवाज़ रखी थी। भाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसकी नज़रें झुकी हुई थी। मैंने मजीद कहा कि सोचो, जब अम्मा और अब्बा को पता चलेगा कि तुम ही वो दरिंदे हो तो इनकी क्या हालत होगी। तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकोगे। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैंने इसे अल्लाह के अजाब से डराया था। इतना सुनना था कि वो अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और रोने लगा। मैं भीगी आंखों से इसे देखती रही थी। कुछ देर के बाद वो उठा और इसने एक बार फिर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगा कि तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं बुरे कामों में पड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गवाह बनाकर आज अल्लाह के हजूर तौबा करता हूँ और अहद करता हूँ कि मैं आइंदा कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। बस तुम इतना कर दो कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। मेरे भाई ने सच्चे दिल से बुरे कामों से तौबा कर ली थी और मैंने भी अल्लाह से दुआ की थी कि वो इसकी दुआ कबूल करे और इसे नेक काम करने की हदायत दे। कुछ देर के बाद भाई खामोशी से वहाँ से चला गया और मैं अतिया के कमरे में चली गई। वो गहरी नींद सो रही थी। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई थी और मैं सुबह तक जागती रही। सुबह होते ही मैं अपने घर चली गई। अब माँ मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी और पूछने लगी, मेरी बेटी सुनाओ, रात कैसी गुजरी? कहीं वो नकाबपोश दरिंदा तो नहीं आया था? मैंने नम आंखों से भाई की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठा था, फिर अम्मा की तरफ देखा और कहा कि नहीं अम्मा, वो दरिंदा नहीं आया था और मेरी इज्जत महफूज है। अम्मा ने शुक्र का सांस लिया और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अल्लाह करे बाकी लड़कियों की भी इज्जत महफूज हो, अल्लाह इस दरिंदे को गर्क करे। भाई उठकर कमरे में चला गया। इस दिन पूरे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि जुमेरात की रात इस दरिंदे ने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। भाई जितने दिन यहाँ रहा था, इस दिन के बाद किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की खबर नहीं मिली थी। मेरे भाई ने वाकया अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली थी, बल्कि वो 5 वक्त का नमाजी भी बन गया था। जब अल्लाह ने इसका पर्दा रख लिया था तो मैं कौन होती थी इसको बेनकाब करने वाली। अल्लाह पाक हम सब को बुरे कामों से दूर रखे और लोगों के साथ भलाई करने की तौफीक अता करे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आवाज़-ए-क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।